हमने ये स्क्रीन दिख रही होगी ना सबको, मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट वाली। हाँ, तो आज वैसे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, बायो-सावर्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अब इसकी पहले स्टार्टिंग से करते हैं, अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत में वैसे होता है फोर्स, कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स से हम शुरुआत करते हैं, लेकिन हम मैग्नेटिक फोर्स से शुरुआत नहीं कर रहे, हम कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड से। कहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड से। अभी क्या फील्ड, वैसे तो हम इसको फोर्स से हमें डिफाइन करना चाहिए था, हम फील्ड से डिफाइन कर रहे हैं। देखो, एक अभी इस एक्सपेरिमेंट से पहले ऐसा समझा जाता था कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ये अलग अलग क्वांटिटीज हैं। कैसी हैं, अलग अलग क्वांटिटीज हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। अब क्या हुआ, और एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे करंट से रिलेटेड, जिसमें अब करंट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है, रेजिस्टेंस से करंट तो पास होगा ही, उसमें ऐसा कुछ तो होगा ही ना, करंट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है तो एक रेजिस्टेंस है, बैटरी है, उसके अक्रॉस क्या पास हो रहा है, उसमें से करंट पास हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि ये हो रहा था एक्सपेरिमेंट, पास में एक नीडल पड़ी थी, नीडल बोलूं तो कंपास नीडल बोलूं तो या मैग्नेटिक नीडल बोलूं, पता है ना मैग्नेटिक कंपास सबको। यस सर। तो कंपास पड़ी थी, उस कंपास से क्या हुआ, अब कंपास है, मैग्नेटिक कंपास कब डिफ्लेक्शन शो करती है, मैग्नेटिक कंपास कब डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स जब मैग्नेटिक फोर्स लगती है, या जब आसपास क्या हो, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या था, जैसे ही वो करंट जा रहा था ना, वो एकदम से जैसे मतलब बैटरी ऑन करी तो हमने देखा साइड में जो कंपास नीडल पड़ी थी वो क्या शो करने लगी, डिफ्लेक्शन। देखा कुछ ना कुछ तो पंगा है, क्या पता गलती से वैसे हो गया हो, कुछ और मैग्नेट पड़ा हो, तो देखा नहीं है ऐसा कुछ। हमने कहा एक बार दोबारा से करते हैं, हमने दोबारा से एक बार स्विच ऑफ करके ऑन किया, फिर देखा फिर से डिफ्लेक्शन हो गई। अच्छा, हमने करंट को तेज करा, देखा डिफ्लेक्शन अच्छे से और ज्यादा होने लग गई। हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करा तो डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो मतलब ये सब डिफ्लेक्शन करंट की वजह से हो रही है, ये बात तो पक्की हो गई, राइट। यस सर। है ना। और वैसे डिफ्लेक्शन अगर मैग्नेटिक कंपास कर रही है तो वो किस वजह से होती है, वैसे नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे डिफ्लेक्शन जो होती है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। लेकिन यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन हुई वो हुई करंट यानी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा जिसके कारण क्या हुई होगी, डिफ्लेक्शन। इससे ये पता लगा कि करंट कैरिंग वायर के अराउंड क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से जन्म हुआ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। वैसे जन्म हुआ फोर्स से, हम जब रिलेट करते हैं तब ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, बट अब फील्ड से कर रहे हैं। क्लियर है। यस सर। इसी करंट कैरिंग वायर के अराउंड क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। करंट कैरिंग वायर के अराउंड बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना, ठीक है। तो सर अभी तक जब हम पढ़ते आए हैं कि अगर चार्ज हमारा रेस्ट पर है तो उसके पास क्या होता है, उसके अराउंड, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, चार्ज अगर रेस्ट पर है तो उसके, वेरी गुड, उसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। आज पता लगेगा कि अभी वैसे ये एग्जैक्टली क्या, अगर चार्ज बच्चे कैसा हो, मोशन में, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है, साथ साथ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज मोशन में है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ उसके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। लेकिन ये सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो, अगेन मैंने कहा था ये चैप्टर हमको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए थी, मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन मैं कर कहाँ रहा हूँ, फील्ड से। तो इसका आंसर कि चार्ज मोशन में है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड है, ये कैसे पता लगा, इसका आंसर आता है फोर्स के अंदर, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है। यस सर। लेकिन फिलहाल अगर चार्ज रेस्ट पर है तो उसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है सर। तो सर जब करंट किसी वायर में फ्लो हो रहा है तो करंट का मतलब क्या फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, मतलब चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, और चार्ज फ्लो कर रहे हैं यानी चार्जेस मोशन में है, राइट। और अगर चार्ज मोशन में होता है तो क्या होता है उसके पास, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक। मतलब अगर एक करंट कैरिंग वायर है उसके अंदर चार्ज मोशन पे है तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए, और उसके अराउंड क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड होता है ये तो तुम्हें पक्का पता लग गया ना,
Yes, sir. अभी तो कंपास नीडल ने क्या किया है, डिफ्लेक्शन शो किया। बट क्या करंट कैरिंग वायर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अराउंड उसके किसी एक पॉइंट पी पर? बताओ, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग? होना चाहिए। क्यों होना करंट चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां पे। मैग्नेटिक फील्ड तो है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बताओ सब। अभी जिस जो चीजें हमने मैंने तुम्हें बताई हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या लगता है कि एक करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? No, sir. यस सर। No. क्यों होना चाहिए? क्या रीजन बताया था मैंने कि कब होता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों? जब चार्ज मोशन में हो। तो करंट चार्ज कैसा है? करंट का मतलब चार्ज कैसा है? मोशन में इलेक्ट्रॉन। तो करंट के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए और मैग्नेटिक Magnetic field. फील्ड तो पता है होता है, लेकिन मैं तुम्हारे को एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आप पता करके आना है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या नहीं। कहाँ? करंट कैरिंग वायर के अराउंड। अराउंड पता करके आओगे क्या? यस हमारी सर। हमारी Yes, sir. नॉलेज अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो होना चाहिए, राइट? Yes, लेकिन sir. तुम पता करके इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो 100% है, पता लग गया ना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो पता करके आएंगे सब। Yes, sir. sir. चलो, यस। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जिसको क्लियर है समझ में आ रहा है थम्स अप कर दो, जिसको क्लियर नहीं है वो पूछे। चलो, तो अब यहां तक तो हो गया सर, आगे चलते हैं। और स्टेट एक्सपेरिमेंट अब हमने पता कर लिया सब। अब आती है राइट, अब जो मैग्नेटिक फील्ड अगर है करंट कैरिंग वायर के अराउंड, अगर मैग्नेटिक फील्ड है करंट कैरिंग वायर के अराउंड, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी डायरेक्शन भी तो पता होनी चाहिए, कहाँ पर है, कहाँ है, डायरेक्शन तो बताओ। उसके लिए रूल होते हैं बहुत सारे, हम जो यूज कर रहे हैं फिलहाल वो है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल सब मेरे को दिखेगी अब, सबने देखा ये पीपीटी, ये इसमें तुम्हें वो दिख रहा होगा थंब और वायर दिख रही होगी एक, राइट? Yes, देखो sir. ये कंडक्टर है, दिख रहा होगा सबको, है ना? Yes, यस sir. सर। करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है कंडक्टर के ऊपर? देखो Finger. अपर। तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वहां रख लो अपनी थंब, सब रखो, रख ली? Yes, sir. और अब अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, जिस डायरेक्शन में तुम्हारी फिंगर कर्ल होंगी वही मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी? डायरेक्शन। Direction. तो क्या करेंगे, अगर करंट ऊपर जा रहा है तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? देखो ऐसे बन रही है, 12 11 10 Sir, anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट ऐसे हो नीचे तो कर्ल करो तो कैसी बनेगी? Clockwise. तो बता सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर नॉर्मल करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो? पक्का? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो अभी यहाँ तक क्लियर है, ये तो डायरेक्शन के बारे में थी। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो बता दी, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन से काम चल जाएगा क्या, या कुछ और भी चाहिए? डायरेक्शन के साथ क्या चाहिए, बोलो? सिर्फ डायरेक्शन से काम चल जाएगा क्या मैग्नेटिक फील्ड की, या और कुछ भी चाहिए होगा? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बताओ ना कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से काम चल जाएगा या कुछ और भी चाहिए होगा? फिर क्या होता है डायरेक्शन के अलावा? मैग्नीट्यूड। तो बोलो ना, फिर क्या हो गया, क्या होगा डायरेक्शन के साथ साथ उसका? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना है तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेगी मैग्नीट्यूड के, कब का कब। अब एक छोटे से, अब एक ही मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक लॉ एक और भी है हमारे पास जिसको बोलते हैं बायो सर्वट लॉ। बायो सर्वट लॉ क्लियर है? यस सर। बायो सर्वट लॉ किसी Yes. विदाउट यहाँ तक? नो ठीक है। सर। अब बायो सर्वट लॉ क्या कहता है? ये कूलम लॉ की तरह है। कूलम लॉ किस लिए? इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए काम आता था, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लेते थे उससे हम, F = QE करके, याद है? यस सर। मैंने आज होमवर्क भी दिया था, क्या? फॉर्मूले। हाँ, करके आयो? नहीं करके आए ना? देखो दिक्कत हो जाएगी। करके आए हो? अच्छी बात है, वेरी गुड। करके आना, कल तो जरूर करके आना।
देखो बायोट सावर्ट लॉ है यहाँ पर। अब मैंने बोला ये कूलम लॉ की तरह है। कूलम लॉ किसके लिए वैलिड है, कौन से चार्जेस के लिए? Point charge. Point charge. वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूरे में दिक्कत हो जाती थी, तो इसमें भी पूरी वायर की वजह से नहीं निकाल पाएंगे। एक छोटे से एलिमेंट, वहां पर पॉइंट चार्ज था, यहाँ पर क्या है, स्मॉल एलिमेंट। क्या है? स्मॉल Small element. इस स्मॉल एलिमेंट को बोल देते हैं करंट एलिमेंट। अभी पूरे एलिमेंट को नहीं बोला मैंने, एक छोटा सा पार्ट वाला। करंट एलिमेंट छोड़ो तुम, एक छोटे से पार्ट की, वहां पर कैसा चार्ज था, पॉइंट चार्ज। यहाँ पर क्या है, स्मॉल एलिमेंट। Element. स्मॉल एलिमेंट जैसे कूलम लॉ है ना, समझ में आ रहा है धीरे धीरे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो क्या हुआ, अब जैसे एक ये वायर दिख रही है, ग्रीन कलर की वायर दिख रही है सबको, Yes, Yes, sir. sir. इसकी वजह से Yes. पॉइंट पी पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से पॉइंट पी पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक। Magnetic field. Field. अब पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस वायर की वजह से, तो कैसे निकलेगा सर? पॉइंट पी पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड वायर की वजह से। अच्छा, अब पूरी वायर की वजह से निकाल सकता हूँ क्या मैं अभी No, फिलहाल? sir. No, सिर्फ sir. एक सेक्शन की वजह से निकाल सकता हूँ, और वो कौन बताएगा, बायोट सावर्ट लॉ। तो मैंने क्या किया, एक सेक्शन काट दिया, ये ग्रीन सेक्शन दिख रहा है ये वाला, Yes, sir. Yes, sir. इस छोटी सी लेंथ है इसलिए इसकी लेंथ होगी डी एल, L. L. और पी पॉइंट से कितने एंगल पर है, Theta. Theta. तो मैंने क्या किया, अभी मैंने तुम्हें बताया ये सब ओरिजिनेट अगर मैं अच्छे से समझाता तो कहाँ से समझाता, फोर्स से। लेकिन अभी मैं फील्ड पढ़ रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे समझाऊंगा कि अब मैंने इसकी मैग्नेटिक फील्ड मेजर की। मैंने कहा कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैं चेक तो करूँ करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो मैंने क्या किया, इस वायर में मैंने कहा करंट की वजह से, करंट की वैल्यू चेंज करके देखी। मैंने कहा जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ गई, Increase. क्योंकि स्मॉल एलिमेंट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड भी Small. dP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. I. ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा कि भाई, और मैंने कहा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहा, आई के साथ मैं एक और वर्ड लिख रहा हूँ डीएल। ये क्यों लिख रहा हूँ अभी 1 मिनट बाद पता लगेगा। जैसे जैसे करंट बढ़ा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, कम Increase. कम हो रही है। तो जैसे जैसे करंट डायरेक्शन बढ़ा हो, सॉरी डिस्टेंस बढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्या, Scale. K. अब बारी आई कि सर एक थीटा भी तो है ना डीएल, अगर कहीं और लूं ये डीएल तो थीटा चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है? तो हमने कहा हाँ होती है। वो कैसा वेरी करता है, जैसे साइन का थीटा वेरी करता है ना वैसे। तो जैसे जैसे साइन थीटा वेरी करता है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रहा है। तो डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। Theta. मैंने कहा पूरा कंपेयर कर दूं तो प्रोपोर्शनल हटा के इन सबको कंबाइन करूंगा तो एक क्या लगाना पड़ेगा, Constant. K. के लगा दो एक, मान लो अभी के लिए कांस्टेंट लगा दिया, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर का। R scale. अब ये के क्या है, यहाँ पर के की एक वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन में 4 4 pi. pi. और आई डी एल साइन थीटा अपॉन R scale. क्लियर है? Yes, sir. वहां पर वैल्यू के होती थी, यहाँ पर है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। वहां पर के होता था 9 इंटू 10 टू पावर 9, यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है सिर्फ 10 इंटू 10 पावर। raised to power minus 7. तो ये है हमारा बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ क्या कहता है, dB इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। जैसे जैसे करंट बढ़ा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, थीटा साइन थीटा के अकॉर्डिंग वेरी हो रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, कम. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलो, किसी का कोई डाउट था, हैंड रेज किया था, गलती से हो गया था क्या? और क्या होता है देखो, साइन थीटा है तो इसका मतलब ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, क्रॉस या डॉट? Sir, cross. हमने इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करें अगर, तो देखो इसकी डायरेक्शन अब इस पॉइंट पे कहाँ आएगी, देखो डीएल है ना, जहाँ डीएल है, डीएल के sir. अंदर करंट कुछ ऐसा जा रहा होगा, ये वाला इस डायरेक्शन में दिख रहा है। Yes, sir. मैं येलो देता हूँ, येलो से ये इस डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा, राइट? तो ये एक Yes, छोटा सा एलिमेंट है, इसको स्ट्रेट कंसीडर करो, इसकी डायरेक्शन में थंब रखो सब, और पी पॉइंट तक फिंगर को कर्ल करो। देखो पी पॉइंट पर ये तुम्हारी उंगलियां कहाँ जा रही हैं, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? Sir, अंदर की तरफ. जा रही है ना?
और Yes, sir. P डैश पॉइंट पे देखो, P डैश पॉइंट पे, P डैश पॉइंट से वहां के इसको लेके आओ, तो देखो बाहर की तरफ जा रही है या अंदर की तरफ? बाहर की तरफ। बाहर देखो, P पे जा रही है अंदर, फिर P डैश से बाहर निकल रही है। P पर तो अंदर जा रही है सबकी, दिख रहा होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब वहां पर मैंने राइट हैंड थंब रूल ही तो लगाया, करंट की डायरेक्शन में थंब रखा है, डायरेक्शन देखा मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर अंदर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अंदर की तरफ। और अंदर को रिप्रेजेंट करता हूँ क्रॉस। कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ? Cross. क्रॉस से। तो इसलिए ये डायरेक्शन होगी। अब अंदर क्या है, इसका मतलब देखो, अंदर डायरेक्शन है, अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ। तो देखो ये कैसी डायरेक्शन है, ये डीएल। अब क्या है, पहले बात तो ये समझो, डीएल की जगह अभी समझ लो करंट है, सिर्फ क्या है, Current. डायरेक्शन में है ना येलो वाली, Yes, sir. और आर है इस डायरेक्शन में, करंट है इधर, आर है इधर, दोनों को दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, आई भी दिख रहा है और आर भी दिख रहा है क्या? यस सर। और जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो कौन सी डायरेक्शन में आई है, अभी अभी पता लगा? What? टी पॉइंट पर कहाँ आई है डायरेक्शन उसकी? अंदर की तरफ. अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब वो आई के भी क्या है, परपेंडिकुलर है, और आर के भी क्या है, Perpendicular. तो मतलब ध्यान से सुनना मेरी बात को, आई के भी परपेंडिकुलर है और R के भी perpendicular. और तुम्हें पता है थीटा भी कौन सा आया है बीच में? साइन। मतलब सर अगर मैं आई के भी परपेंडिकुलर, आर के भी परपेंडिकुलर, अगर कोई डायरेक्शन ऐसी हो, कोई वेक्टर सी है, वो ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, तो मैं सी को लिख सकता हूँ ए क्रॉस B. याद है ना? ऐसा कुछ सब मतलब है। बट यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आई और आर के डायरेक्टली परपेंडिकुलर है, तो मैं बी को लिखना चाहिए आई क्रॉस R. बट क्रॉस प्रोडक्ट तो दो वेक्टर्स के बीच में होता है, करंट इज वेक्टर क्वांटिटी। No, sir. स्केलर। अब मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट भी बताना कर, बट करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब क्या करूं? अगर मेरे को ऐसे फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करना है तो मेरे को एक एलिमेंट डिफाइन करना पड़ेगा जिसका नाम होता है करंट एलिमेंट, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? डीएल। Current and डीएल। सिर्फ करंट एलिमेंट बोलूं तो उसको बोलता हूँ आई डी एल, इकट्ठा बोला करो, आई डी एल। यही क्या है मेरा करंट एलिमेंट। करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, बट जो मैंने एलिमेंट डिफाइन किया है, अब वो लेंथ भी इंक्लूड हो गया, तो लेंथ वेक्टर है ना, तो करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। करंट एलिमेंट इंट्रोड्यूस करा है मैंने, करंट को क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिख सकता, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैंने अपने एंड से डिफाइन किया एक नया एलिमेंट, उसको बोल दिया करंट एलिमेंट। तो ये करंट एलिमेंट कैसी क्वांटिटी है? vector. वेक्टर। Vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, यूज तो करंट के ही परपेंडिकुलर आ रहा था ना मैग्नेटिक फील्ड, तो Yes, बस sir. डायरेक्शन तो वही ले लेता हूँ, बस करंट को ले नहीं सकता था वेक्टर, इसलिए करंट एलिमेंट की डायरेक्शन बिल्कुल सेम वैसी होगी जो किसकी थी, Current. जो डायरेक्शन करंट की वही करंट एलिमेंट की है, इसलिए अब इसको ऐसे ना लिख के आई डी एल लिख देता हूँ। तो देखो डीबी जो पहले आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर था, उसको मैंने क्या लिख दिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आईडीएल साइन थीटा की जगह क्या लिख दिया, आईडीएल into क्रॉस। R upon D. अब देखो इसके आगे वेक्टर लगा हुआ है ना डीएल के ऊपर, देखो ध्यान से। यस सर। अब क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है ना ये? Yes, यस sir. सर। आर कैप आएगा, क्या आएगा? आर क्या? क्योंकि अभी आर की डायरेक्शन, अभी तो हम डायरेक्शन डिफाइन कर रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड में तो सिर्फ क्या आता है, आईडीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, उसमें तो आर नहीं आ रहा ना ऊपर न्यूमिनेटर में, वो तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए डिफाइंड हो रहा है आर कैप। आर कैप किस लिए सिर्फ डायरेक्शन Direction के लिए. याद है हमने ये पढ़ा था, के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, फिर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा था तो साथ में क्या लिख दिया था, आर R cap. कैप। लेकिन इसको दोबारा वेक्टर फॉर्म में लिखा था, आर वेक्टर की फॉर्म में, तो आर कैप क्या लिखा था, आर वेक्टर R vector upon R. आर क्यू। यहाँ पर आर स्क्वायर पहले ही था, आर भी आ गया, तो ये क्या बन गया था, आर का Cube. ऐसे ये बन जाएगा सर। आईडीएल आर कैप अपॉन आर स्क्वायर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर वेक्टर की, आर कैप की जगह क्या लिख दूं, आर वेक्टर अपॉन में आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, आर का क्यू। क्लियर है क्या सबको? सेम वैसा। Yes, sir. यस सर। चले आगे, पक्का
तो Yes, इसको sir. बोलते हैं बायोट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसको ऊपर घर जाके दोबारा रिवाइज करना वरना दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आर का क्यूब हो जाएगा वहां पर। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया मेरे को। तो अब जो बायोट-सावर्ट ने बोला था, तो इसका मतलब अब ध्यान से देखना, डीबी किस किस के क्रॉस प्रोडक्ट से आ रही है? सिर्फ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो इससे आ जाएगा, डायरेक्शन पूछूं तो किस किस के क्रॉस प्रोडक्ट से आ रही है? डीएल और आर वेक्टर। R के मतलब सी वेक्टर ए क्रॉस बी होता है, तो इसका मतलब हमने बताया था ये वेक्टर अगर सी ए क्रॉस बी है तो सी की वैल्यू, जो सी का डायरेक्शन है वो ए के भी कैसा है Perpendicular. और बी perpendicular और B के perpendicular. भी आएगा, वो लेंथ वेक्टर के भी कैसा है? परपेंडिकुलर। और आर वेक्टर के भी कैसा है? Perpendicular. याद रखना इस बात को, जरूरी। क्लियर है सबको? डायरेक्शन भी पता लग गई, मैग्नीट्यूड भी पता लग गई। बट ये लो वैलिड कब है? सिर्फ कौन से एलिमेंट के लिए? छोटे से एलिमेंट, Small. ठीक है? Yes, sir. म्यू नॉट की वैल्यू तुम्हें बता दी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10 टू पावर माइनस। ध्यान से पढ़ो इस लाइन को। करंट एलिमेंट इज अ Vector quantity. whose magnitude is the vector product of current and length, है ना? इज प्रोडक्ट ऑफ करंट व्हेन लेंथ अच्छा लगता है वैसे, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट बोलोगे तो करंट को एज अ वेक्टर बोलोगे, ठीक है? हैविंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जो करंट की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन है? करंट एलिमेंट। बट करंट एलिमेंट कैसी क्वांटिटी है? Vector. क्लियर है सबको? Yes, sir. अब बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ने के बाद हम बायोट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन पर आ गए। किस पर आ गए? Uses पे. Application. ये क्या कहना चाहते हैं हमें बायोट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन? देखो, जिसने इंटीग्रेशन से डर लग रहा है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अच्छे से इंटीग्रेशन करवाया था, याद है? Yes, sir. Yes, sir. सेम प्रोसीजर बच्चे यहाँ फॉलो होगा, मैं सेम प्रोसीजर करूंगा, लेकिन बच्चे भाग जाते हैं इंटीग्रेशन से। तो पहले इसका रिजल्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं इसका प्रोसीजर बताऊंगा कि ये डराइव कैसे, ठीक है? ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि इसका रिजल्ट कुछ नया नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही निकल के आया हुआ थोड़ा थोड़ा। अगर मेरे को लर्न करना है तो मैं वहीं से लर्न कर सकता हूँ, फिर इसको डराइव करवाएंगे। लेकिन साथ में बने रहना, कोई भागना मत डर के। समझ में आ रहा है? Yes, sir. इंटीग्रेशन से डर के भाग जाते हो, पता नहीं क्यों। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या है सर, ये ग्रीन वायर दिख रही है सबको? Yes, sir. Yes, इसकी sir. वजह से पी पॉइंट पर क्या निकालना है? Magnet. मैग्नेटिक फील्ड। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। सर अभी तक मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक ही फॉर्मूला है मेरे को, उस लॉ का नाम क्या है? Bio-Savarт. अब उस पूरी वायर की, ये जो वायर है इसकी लेंथ अभी मेरे को पता नहीं है कितनी, इस पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल पा रहा हूँ क्या मैं उस लॉ की वजह से? Yes. No, sir. नहीं, सिर्फ कौन से एलिमेंट के लिए निकालूंगा? स्मॉल एलिमेंट। Small element. मैंने कहा काट लो एक छोटा सा, ये ब्लू एलिमेंट दिख रहा है? Yes, sir. क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है तो इसकी लेंथ हो गई डीएल। क्या DL. सेंटर को ओरिजिन माना है तो सेंटर से एल डिस्टेंस दूर एक डीएल एलिमेंट का स्मॉल एलिमेंट काट लिया। अगर ये एक्स बोलता है, इस पूरी लाइन को एक्स एक्सिस वाली लाइन बोलता, तो मैं क्या बोलता? एक्स डिस्टेंस दूर एक स्मॉल एलिमेंट काटा जिसकी लेंथ है डीएक्स। इस वाली वाई एक्सिस को वाई बोलता तो क्या बोलता? वाई एक्सिस दूर एक एलिमेंट काट दिया, जिसको क्या बोल दिया? अगर ये जेड होती तो क्या बोलता? जेड डिस्टेंस दूर एक एलिमेंट काट दिया, जिसको क्या बोलता? DZ. क्लियर है क्या? Yes, sir. अच्छा, यहाँ तक हो गया सर। अब काट दिया। अब इस स्मॉल एलिमेंट के लिए तो मैं आराम से लिख सकता हूँ सर बायोट-सावर्ट लॉ। क्या कहता है बायोट-सावर्ट लॉ? B is equal to dB is equal to I dl sin थीटा अपॉन R square. R। यहाँ से स्मॉल एलिमेंट से लेकर P तक का डिस्टेंस, थीटा इनके बीच का एंगल, DL और R के बीच का एंगल। DL और देखो ध्यान से, थीटा किसके बीच का एंगल है? DL और R। Sin. R। तभी तो ये थीटा जब आया तो मैंने किस किस का प्रोडक्ट लिखा था? DL क्रॉस R का, R का. क्योंकि ये R के बीच का एंगल है। क्लियर है ना? Yes, sir. चलो। अब सर ये तो स्मॉल एलिमेंट की वजह से हो गया, लेकिन मेरे को तो पूरी की पूरी वायर की वजह से निकालना है ना। मैंने अभी निकाला किसकी वजह से? सिर्फ Small element. मेरे को तो पूरी वायर की वजह से निकालना है। अब पूरी वायर के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? Integrate.
जो कि हम सीख आए हैं, लेकिन मैं अभी उसके ऊपर नहीं जा रहा, अभी बताऊंगा वो भी कैसे किया है, लेकिन अभी समझो आंसर क्या है। देखो हमने ऐसा ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था ना फॉर्मूला, Yes, sir. याद है? जब एक फाइनाइट लेंथ का मेरे पास मटेरियल था, उसकी वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, मैंने कहा था यहाँ से एंगल बन रहा है अगर θ1, यहाँ से क्या बन रहा है अगर थीटा 2 Theta 2. θ2। तो एक फॉर्मूला बना था हमारे पास, क्या बना था इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसी को याद हो तो? नहीं रिवाइज क्या? के लैम्डा अपॉन में आर साइन θ1 प्लस sin थीटा 2 Sin Theta 2. ये फॉर्मूला था हमारे पास। फिर मैंने बोला था अगर ये वायर इनफाइनाइट हो जाए तो साइन θ1 और साइन θ2 कितने कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 तो ये होता था इनफाइनाइट वायर के लिए 2 के लैम्डा अपॉन आर, जहां पर के की वैल्यू पुट कर देता था तो क्या आ जाता था? 2. तो क्या आ जाता था? ये लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट आर। याद आया? Yes, sir. ये तो आया था इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा आंसर, इसलिए मैंने बोला था रिवाइज करना। अच्छा, के की वैल्यू यहाँ भी पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर साइन θ1 प्लस साइन θ। अब लर्न करने के लिए अगर मैं सिर्फ बोलूँ, इसलिए सर अगर सिर्फ लर्न करने के लिए, ध्यान से देखो, जैसा काम वहां एप्सिलॉन नोट का होता है वहां होता है म्यू नोट का, बिल्कुल अपोजिट मान लो। तो एप्सिलॉन नोट को लिख दो 1/, Mu naught. म्यू नॉट और लैम्डा के लिए फिलहाल मान लो आई लिख दिया, फिलहाल बोल रहा हूँ ताकि फॉर्मूला लर्न हो जाए, सिर्फ इसलिए लैम्डा की जगह क्या लिख दिया? आई। आई तो I. यहाँ पर चार्ज के बारे में बात होती है ना, यहाँ पर करंट के बारे में बात होती है, ठीक है? यस Yes, sir. अब ध्यान से देखना, अगर थीटा की जगह यहाँ पर क्या है? फाई है, थीटा की जगह क्या है? फाई है। फाई। तो फॉर्मूला बना के देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। 1/4 पाई की जगह 4 पाई लिखा, एप्सिलॉन नोट की जगह क्या लिखूं? 1 बाय न्यू नॉट 1/μ0। वो डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा? 1/μ0 डिनोमिनेटर में 4 पाई बन गया। लैम्डा की जगह क्या लिखना है? आई। आर की जगह लिख दो, अभी तो आर ही लिख दो, चलो। थीटा की जगह पाई है यहाँ पर, आई तो ये फॉर्मूला वहां पर आर है, यहाँ पर बस डिस्टेंस है ए। ए वहां पर भी ए लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर ए लिख दोगे तो कोई दिक्कत है क्या? नो नहीं? सर No, तो क्या sir. ये एक्जैक्टली यही फॉर्मूला नहीं बन गया? Yes, sir. यस सर तो क्या इसको लर्न करने की जरूरत पड़ी? नो सर नहीं ना। तो ये मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं इसकी डेरिवेशन, मैं भी बता देता हूँ। साइन φ1 क्या है पहले तो ये समझो। साइन φ1 है नीचे से ये कितना एंगल बना रहा है, दिख रहा है? पूरी वायर का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? Bottom. वायर का बॉटम मोस्ट पॉइंट कितना एंगल बना रहा है? पॉइंट पी पर कितना बना रहा है? 5 1. टॉप मोस्ट पॉइंट कितना बना रहा है? 5। 5 2. हमारा फॉर्मूला बना μ0 आई साइन φ1 प्लस साइन 2 4 पाई। अच्छा, अगर ये वायर, ये तो है मैग्नेटिक फील्ड जब वायर फाइनाइट है, इनफाइनाइट हो तो साइन φ1 और साइन φ2 कितने हो जाएंगे आपस में? 90. 90। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2. तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 μ0 आई अपॉन में 4 पाई ए। तो क्या आ जाएगा? μ0 आई अपॉन में 2 पाई ए 2 pi r. यही आना चाहिए ना? Yes, sir. सर उसमें क्या आता था आंसर? 2 इनफाइनाइट होने में 2 के लैम्डा अपॉन आर, यानी आर 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Epsilon naught. लैम्डा अपॉन आर, यही आता था ना इनफाइनाइट होने पर। Yes, अभी sir. वही वैल्यू Yes, पुट sir. करो, 2 की जगह 2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या पुट करना था? 1 बाय म्यू नॉट 1 by mu naught. डिवाइड में है तो कहाँ आ जाएगा? ऊपर. डिनोमिनेटर में लैम्डा की जगह क्या पुट करना है? आई I. आर की जगह। तो देखो ए 2 से 4 काटो तो क्या बन गया? μ0 आई अपॉन में 2 2 पाई ए pi a. क्या यही नहीं आ गया? यस Yes, सर sir. बट ये लर्न करने के लिए बोल रहा हूँ मैं अभी, समझ रहे हो कि कैसे थोड़ा सा डिस्टेंस कर सकते हैं? समझ में आ रही है? यस सर Yes, sir. ये बात तो तुम्हें समझ में आ गया कि लर्न करने की तो कोई जरूरत नहीं है नहीं है. है ना, डराइव कर लो वगैरह। अब आ जाती है डेरिवेशन की बात, यहाँ तक तो हम कर लेंगे ना, कोई दिक्कत है? नो सर No, sir. पक्का? No, sir.
Yes, sir. अगर इसके क्वेश्चन भी अगर मैं देखना चाहूँ तो देखो थोड़ा सा, ऐसा क्वेश्चन है जैसे ये, मैंने एक बात बताई है, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने निकाली है वो परपेंडिकुलर होगी किस किस के, करंट और लेंथ वेक्टर के यानी करंट के, और आर के आर आर के। Distance. आर क्या था, पी तक का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक लॉन्ग वायर है, कौन सी एक्सिस पे पड़ी है, इसके अंदर करंट दौड़ रहा है 10, तो अगर डीएल वेक्टर भी यहाँ काटूंगा तो उसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो करंट की होती है, यानी वाई वाली। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पी, पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, 2 और 4। याद रखना यहाँ पर जो डिस्टेंस आया है ये एक ऐसा डिस्टेंस है वायर से, कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला, तो ये कौन सा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक ऐसा डिस्टेंस है Perpendicularly. फ्रॉम द वायर, एक ऐसा डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। Wire. किसी को यहाँ तक दिक्कत? नो सर। ओ, यहाँ तक है सर। ये देखो अभी ये पी पॉइंट पे मेरे को क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सर फॉर्मूला तो मेरे को पता है, वायर देखो कैसी है, वेरी लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इनफाइनाइट, तो फॉर्मूला तो मेरे को याद है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 By R. ए, यही आ गया ना। अब ए है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से, तो यहाँ पर तो एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, तो मेरे को तो एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मेरे को जब आई कैप, जे कैप, के कैप दे रखे होते हैं तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर्स का, याद है किसी को? अगर मेरे को ये 2 आई कैप है प्लस 3 जे कैप है प्लस 4 के कैप है मान लो, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता तो कैसे निकालता हूँ मैं वेक्टर्स का, अगर सीखा हुआ हो तुमने तो? नॉर्मल क्या बोलता हूँ कि कितना मैग्नीट्यूड है इसका परपेंडिकुलर वाला, बताओ बताओ बताओ। सिंपल भाई, इन सबको स्क्वायर करके अंडर रूट करके Under root कर दो। क्या कर दो, Cos. स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, इनका स्क्वायर करके, Yeah. जैसे इसका आएगा 4 + 9 + 16, कितना आ गया, अंडर रूट 29। 29। ये आ जाता है मेरा मैग्नीट्यूड। ये नेट मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है किसका, वेक्टर का, जब एक्स में दे रखा हो, वाई में दे रखा हो और जेड में दे रखा हो। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. बट सर ये तो अगर आ जाता 29, बट यहाँ पर मैं ये 29 वाला नहीं यूज करूंगा। क्यों सर? क्योंकि एक बात बताओ, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो ये जो डिस्टेंस है वो कैसा डिस्टेंस है, ए, Perpendicular. परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर y में ही है तो मैं क्या y का डिस्टेंस लूंगा, y का ही डिस्टेंस ले लूंगा अगर, तो कैसा डिस्टेंस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा क्या इसके? नो सर। y में ही मेरी क्या है, वायर। वायर है, और y का ही डिस्टेंस देख रहा हूँ, तो ये कैसा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? पैरेलल। Parallel. और z को, सिर्फ y को क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा, सिर्फ कौन से दो कोऑर्डिनेट कंसीडर करूंगा, जेड और x। एक्स। अगर मेरी x में होती तो कौन से कंसीडर करता, वाई Y or Z. लेकिन ये पूरी तरह नहीं, अभी के लिए तुम्हारा ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे ना, मैं तुम्हें क्लियर करता जाऊंगा। तो अभी के लिए मैं कौन से कंसीडर करूंगा, y में वायर है तो जेड और एक्स। Z or X. ये वाला और ये वाला, राइट, 3 वाला, सॉरी 3 वाला और 4 वाला, क्योंकि y में तो यही है ना, ये तो नहीं कंसीडर करूंगा। तो अब इसका Yes. मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। फाइव आएगा सर। देगा, बताओ 16 और 9 25, 25 का अंडर रूट 5। 5, Five. एक की वैल्यू क्या हो गई, 5 सेंटीमीटर। म्यू नोट की वैल्यू Five. तुम्हें पता है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्या होता है, 10⁻⁻, -7. तो म्यू नोट क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय 4 pi. 4 पाई। तो म्यू नोट की जगह क्या लिख दोगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई की जगह क्या लिखोगे, 10 एम्पियर, और 2 पाई तो 2 पाई है ही, और ए की जगह क्या लिखोगे, 5। 5 सेंटीमीटर, यानी 0.05 मीटर। पाई से पाई कट गया, ये आ गया 2। क्लियर है क्या सबको? ऐसे सोल्व कर Yes, लोगे, sir. ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, देख लो आंसर, देखो आंसर में यही आ रहा है ना। कैसा डिस्टेंस लेना है,
perpendicular, perpendicular, तो P पर P से perpendicular, समझ रहे हो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ वायर फ्रॉम पॉइंट P, तो क्या हो गया? ये वाला दिख रहेगा सबको, क्लियर है? yes sir, चाहो तो वैसे मैं इसको कंपोनेंट करके भी बता सकता हूँ, वो हम कल की क्लास में भी कर लेंगे, कंपोनेंट करके कैसे देखते हैं इसको, ठीक है? अभी तो मैंने तुम्हें छोटा सा हिंट दिया है, ये एग्जैक्टली इसको ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, ये तो मैंने तुम्हें वैसे बता दिया कि एक्स को काट, वाई को काट दो क्योंकि वहां पर है, हम इसको बहुत अच्छे से सोल्व करेंगे, लेकिन अभी मैं तुम्हें सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, रफ आइडिया, कि इस चैप्टर से डरने की जरूरत नहीं है, क्लियर है? देखो इसके नीचे एक व्यू लिखा हुआ है, टॉप व्यू, कैसा व्यू top view, दिख रहा है? yes sir, yes sir, तो मतलब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो ये दिख रहा है तुम्हें पेन, ये वाला बोर्ड, yes sir, मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ, तो मेरा P पॉइंट कहाँ है, कहीं पर भी होगा तो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो परपेंडिकुलर देख रहा हूँ, तो उसमें y कोऑर्डिनेट कैसे कैंसिल हो रहा है, क्या ये हर बार होगा? ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पर यहाँ तक समझ में आया सबको कैसे सोल्व करते हैं yes sir, क्वेश्चन को? Yes, sir. हल्का फुल्का, सारा नहीं, हल्का फुल्का, क्लियर है? yes sir, यस सर। अब बारी आती है इसके क्वेश्चन, तो हमने देख लिया थोड़ा बहुत, ये भी देख लिया कैसे इसका फॉर्मूले लगते हैं, अब सिर्फ इस फॉर्मूले को क्या करना आना चाहिए मेरे को? डराइव करना आना चाहिए। अब देखो ध्यान से, मैंने ही बताया था, यहाँ तक तो मैं पहुंच चुका हूँ, अब मेरे को तो ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से है, मेरे को तो टोटल वायर की वजह से निकालनी है, तो टोटल वायर के लिए इसका क्या करूंगा? integration, integration, इंटीग्रेशन के लिए मैंने एक रूल बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही, कि मैं एक कंडीशन अप्लाई करता हूँ, वो क्या थी? एक वेरिएबल बाकी सारे constant, वेरी गुड, वन वेरिएबल अदर कांस्टेंट, मतलब Constant. एक वेरिएबल बाकी सब कांस्टेंट। तो पहले पता कर लेते हैं सर, डी, और वो वेरिएबल ऐसा होना चाहिए था जिसकी लिमिट पुट करके मैं पूरी वायर को कवर कर लूं, याद है ना? yes sir, yes sir, तो सर म्यू नॉट कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, आर क्या कांस्टेंट है? जब यहाँ पर है तो आर की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पर है तो आर की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पर तो कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, तो वेरिएबल है। साइन थीटा भी सर ये थीटा है, वेरिएबल है, हाँ, जब यहाँ करूंगा तो थीटा कुछ और हो जाएगा, यहाँ करूंगा तो थीटा कुछ और हो जाएगा, तो वेरिएबल है। आर भी वेरिएबल है, डीएल भी क्या है? वेरिएबल है। yes sir, Yes, sir. तो सर मेरे को किसी ना किसी वेरिएबल को, सारे वेरिएबल को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और किस में कन्वर्ट करूं ये अब तुम्हारा काम। मैं एक बार पंखा चला दूं, गर्मी लग रही है थोड़ी सी, है ना? सोचो इसमें किस वेरिएबल में कन्वर्ट करूं, क्या लगता है कौन से वेरिएबल में सबसे आसानी से कवर हो पाएगी वायर? वेरिएबल की वैल्यू को तुम थोड़ा सा भी चेंज करो और मेरी वायर क्या हो जाए? कवर हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने लेंथ में कन्वर्ट करना था, तो अगर मेरे को दे रखा होता पूरी वायर की लेंथ है L, तो मैं बोल देता यहाँ से डिस्टेंस है L/2, ऊपर भी कितना हो जाएगा? L/2, L/2, मैं बोल देता माइनस L/2 से प्लस L/2 कंसीडर कर लो, तो L मेरा क्या हो जाता? वेरिएबल। ऐसा भी हो सकता था, theta, पाई, थीटा भी हो सकता है वेरिएबल, बात तो तुम्हारी भी सही है, पर मेरे को तो वो वेरिएबल चुनना है जिसमें मेरा काम सबसे क्या हो जाए? आसान, कह रहे हो थीटा, Ideal into R. क्या कह रहे हो? IDL into R हो गया। मुझे दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? मुझे आवाज नहीं आई। IDL into R का जो लिखा डीएल इंटू आर ऐसे बोल रहे हो? IDL into R। आई डीएल इंटू आर ऐसे कह रहे हो? Yes, sir. ये पूरा कैसे ले सकते हो? Sir, sin theta में क्रॉस करो ना कर देगा। तुमने साइन थीटा को कन्वर्ट किया, राइट? तो मैं Yes, sir. पर्टिकुलर वेरिएबल बताओ ना, या तो वो डीएल हो सकता है, या वो आर हो सकता है, या वो साइन थीटा हो सकता है, या वो फाई हो सकता है, क्यों उसमें चेंज करें सबको? तो मेरा रिमोट पता नहीं कहाँ चला गया, बताओ किस में चेंज करें सबको? बता सकते हो किस में चेंज करूं मैं सबको? बोलो, तुम बता दो, कोई भी नाम ले लो, कोई भी वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं, सोल्व तो सब में हो जाएगा। तुम बताओ किस में सोल्व करें, कोई भी नाम ले लो, थीटा में, आर में, मैं रीजन दूंगा sir इसमें। theta, पाई में, अब बच्चे ने बोला थीटा, तो थीटा में क्यों नहीं कर सकता? मैं बताओ, थीटा में कर सकता हूँ सोल्व, लेकिन मैं क्यों नहीं करूंगा? कौन बताएगा?
उस वो इजी नहीं होगा ज़्यादा? क्यों नहीं होगा इजी? कैसे तुम्हें पता? कन्वर्ट करने में मुश्किल हो जाएगी दूसरों को, डीएल वगैरह को। अब बच्चे भागने वाले हैं, देख मैंने इसलिए पहले बता दिया आंसर। देखो थीटा जो है वो किससे है एंगल? थीटा किसके बीच में एंगल है? डीएल। डीएल क्या है? करंट एलिमेंट। वो तुमने काटा है या अपने आप कटा हुआ आया था? सर हमने काटा है। क्वेश्चन में वो गिवन होगा क्या कि यहाँ पर काटो? नो सर। अगर थीटा में कन्वर्ट कर दोगे तो फिर दिक्कत नहीं आ जाएगी सर? तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हो सकता है आंसर, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जो भी एंगल लोगे ना वो कहां से लोगे? सारे यहां से लोगे, दिख रहा है? Yes, sir. यस ये तो डीएल होगा तुम्हारा। थीटा थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो, बेशक कर सकते हो, और आंसर भी आएगा और सोल्व भी आएगा, क्वेश्चन बुक्स में दिया भी हुआ है ऐसा। पर फिलहाल मेरे को कन्वर्ट करना में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से एंगल मेरे को भी निकालने पड़ेंगे, यहाँ से एंगल और यहाँ से एंगल निकालने पड़ेंगे ना अभी। Yes, sir. यस सर यस सर। तो अब थीटा का तो काम खत्म, तो यानी थीटा को तो चेंज करना पड़ेगा, थीटा में नहीं रख सकता। और बोलो। थीटा कैंसिल हो गया। और वेरिएबल है बताओ, किसी और का नाम ले लो। सर डिस्टेंस आर। आर। आर तो वेरिएबल है वैसे भी। आर भी कहाँ से है? डीएल में कर दो सर। डीएल से। तो अब डीएल ही नहीं पता होगा कि कहाँ काटना है, तो आर कैसे बताओगे? आर तो डीएल से ही तो पीच पॉइंट का डिस्टेंस है ना। सर डीएल। डीएल ही कर दो आर सर। में भी कर सकते हो वैसे, देखो अगर आंसर आएगा तो फिर मेरे को ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये भी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी दिक्कत है। डीएल, अब डीएल में भी कर सकता हूँ। डीएल में जब सोल्व करूंगा तो लेंथ की फॉर्म में आएगा। अभी मेरे को लेंथ मेंशन है क्या? पूरी कितनी लेंथ है उसकी? No, sir. बस ये बताया No, कि sir. कुछ लेंथ है, अभी लेंथ नहीं पता। तो एल में करना भी ना समझी हो जाएगी। तो ना डीएल ना साइन थीटा। कर तो सब में सकता हूं लेकिन कर नहीं रहा, क्योंकि और ज्यादा सोल्व करना पड़ेगा क्वेश्चंस को, राइट? यस सर तो ना डीएल में ना साइन थीटा में ना आर में, तो कोई बच ही नहीं गया। एक वेरिएबल बच गया जो फॉर्मूले में नहीं है लेकिन डायग्राम में है। एक सर वेरिएबल ए। ए तो कांस्टेंट है। ए तो कांस्टेंट है, ये हमेशा ही सेम रहेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो चाहे ऊपर चले जाओ चाहे नीचे चले जाओ, हमेशा सेम रहेगा। फाई फाई सब कुछ आ गया, एक फाई नहीं आया। तो मैं देखो फाई को ध्यान से देखना सर। अगर मैं वायर को ही कवर करना है ना, तो जब मैं यहाँ पर रहूंगा तो वायर के एंगल कितना हो जाएगा? सपोज कर लो फाई 2। जब सबसे नीचे होऊंगा तो वायर का एंगल कितना हो जाएगा? फाई फाइव वन। फाई। तो अगर मैं फाई को ही अगर यहाँ पर होऊंगा तो फाई की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, यहाँ पर आऊंगा तो फाई की वैल्यू कुछ और रह जाएगी। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है ऊपर की तरफ? 90 डिग्री। फाई टू। जब फाइनाइट है तो फाइनाइट है। और नीचे कितनी हो सकती है ज्यादा से ज्यादा? 90 डिग्री। फाई 1। 90 क्यों? अभी 90 तो तब होगी ना इनफाइनाइट वायर होगी, अभी फाइनाइट है। तो ज्यादा ज्यादा कितना एंगल मान लिया मैंने? कितना बनेगा ऊपर? फाई 2। फाइव टू नीचे से कितना बन रहा है ज्यादा ज्यादा? फाई वन। फाइव वन तो फाई 2 और फाई 1 के बीच में लाई करेगी, यानी मेरा वेरिएबल क्या हो जाएगा अब? फाई। फाई की वैल्यू चेंज करूंगा तो मेरा वैल्यू अलग अलग, जैसे फाई की वैल्यू फाई 2 यहाँ पर है, फाई 2 से थोड़ी सी कम होगी तो वेरिएबल मेरा लेंथ एलिमेंट यहाँ काटूंगा, यहाँ काटूंगा तो फाई की वैल्यू और कम, यहाँ काटूंगा तो और कम, यहाँ काटूंगा और कम, यहाँ काटूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव। क्लियर है? यस सर। तो फाई की वैल्यू चेंज करके मैं पूरी वायर को कवर कर पा रहा हूँ या नहीं? यस सर। तो फाई मेरा वेरिएबल है, इसका मतलब मेरे को सारी चीजों को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अब? फाइव में फाई में। Pi. कैसे कन्वर्ट करूंगा सोचो अब थोड़ा। सोचो भाई, कन्वर्ट सबको करना है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई को तो छोड़ दो, डीएल को भी देखते हैं। साइन थीटा को करो, साइन थीटा को। अब देखो कन्वर्ट ऐसे करूंगा जैसे हमेशा करता हूं, या तो वैल्यू आए कांस्टेंट या आए किसकी फॉर्म में? फाइव की क्योंकि मेरा वेरिएबल वही है, तो मेरे को और कोई वेरिएबल नहीं चाहिए, एक वेरिएबल बाकी सब कांस्टेंट। तो या तो अब साइन थीटा को ऐसा चेंज करूं कि कांस्टेंट ही आ जाए, या आए तो फिर वेरिएबल ना आए, सिर्फ फाई आए। तो साइन थीटा को, ये थीटा है, क्या लिख सकता हूं देखना इस ट्रायंगल से, तुम्हें दिख रहा होगा ट्रायंगल, साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं?
क्या होता है साइन थीटा? perpendicular upon hypotenuse. परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? R परपेंडिकुलर आ रहा है, देखो ध्यान से। यहाँ ये तो है perpendicular। ए, तो परपेंडिकुलर है ए, हाइपोटेन्यूज है आर, तो साइन थीटा ए अपॉन आर नहीं हो गया क्या? Yes, Yes. sir. Yes sir. ए तो कांस्टेंट है, लेकिन आर क्या कांस्टेंट है क्या? No sir. not that. एक तरीका ये है कि आर को मैं ए स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर लिखूं, राइट? अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एल Yes, स्क्वेयर, sir. हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू Yes, बी sir. स्क्वेयर। बट एल भी हर जगह फिक्स तो नहीं रहेगा ना। अभी मैंने यहाँ इतनी दूर फेंका है, अब थोड़ी सी और दूर फेंकूं तो एल भी चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा सा और कोशिश करते हैं। अच्छा, ए अपॉन आर है ना, या तो कांस्टेंट में कर दो या तो किस में कन्वर्ट कर दो सारे को Five. या तो फाइव। तो मैं देखता हूँ इधर फाई क्या है। सर बिल्कुल नीचे से एंगल बना तो फाई 1, बिल्कुल ऊपर से बना तो फाई 2, अगर डीएल वेक्टर से एंगल बना तो उसको क्या बोल दिया? फाई। Five. अच्छा, अब फाई की वैल्यू निकालना इस बीच वाले ट्रायंगल से। ए अपॉन आर आना चाहिए ना, साइन थीटा ए अपॉन आर। तो देखता हूँ ए अपॉन आर फाई की टर्म्स में क्या आता है। अगर फाई ये है तो ए क्या है? अगर इस ट्रायंगल में अगर मैं फाई को कंसीडर करूं तो फाई के रिस्पेक्ट में ए क्या है? बेस है, हाइपोटेन्यूज है या परपेंडिकुलर है? ये फाई है, ये क्या हो जाएगा? ये ए बेस बेस, सिंपल सी बात है जहां पर वो लग रहा है। तो ये बेस, और आर क्या है? हाइपोटेन्यूज Hypotenuse. तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? Cos. तो कोस किसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ? Phi की. Five. ए अपॉन आर जो कि साइन थीटा था वो एग्जैक्टली किसके इक्वल आया? Cos phi. तो यानी मैं साइन थीटा की जगह सीधा ही क्या लिख दूं? Cos phi. क्या मेरा थीटा वाला फाई में चेंज नहीं हो गया? Yes, Yes sir. sir. देख लो, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। क्या किया मैंने सर? साइन थी, अच्छा ये एल स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर से भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, उससे करते तो उससे भी हो जाता। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. और मैंने अभी तक एक वेरिएबल को चेंज कर दिया जो था साइन थीटा, उसको क्या लिख दिया? कोस। Five. अब दूसरा वेरिएबल बताओ मेरे को। अभी सिर्फ वेरिएबल करेंगे, सोल्व नहीं करेंगे आज इसको। Sir, साइन R. थीटा को चेंज कर दिया, कन्वर्ट। Sir, आर, आर को यहीं से लिख देते हैं। अभी कोस फाई किसके इक्वल आया? ए अपॉन आर। तो आर किसके इक्वल आ जाएगा? ए अपॉन, Cos phi. Cos phi की. ये तो कांस्टेंट है और फाई मेरा वेरिएबल है, तो क्या ये भी चेंज हो गया क्या? Yes, Yes, sir. तो आर भी चेंज हो गया। आर स्क्वायर है ना, तो आर को लिख दिया तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या रह गया? Sir, L. एल। एल नहीं है, क्या है? DL. DL। लेकिन डीएल को करने के लिए पहले एल को कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर इस ट्रायंगल से मैं एल की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या लिखूं? एल, दूसरा कांस्टेंट है ए, आर तो वेरिएबल है, तो एल अपॉन ए ही लिखना पड़ेगा मेरे को। तो एल अपॉन ए क्या होता है? थीटा के टर्म्स में नहीं बताना, फाइव Tan phi. 10 फाइव। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया ना, देखो Yes sir. क्लियर है? तो 10 फाइव। एल क्या हो जाएगा? ए इंटू, Tan phi. लेकिन मेरे को क्या एल चाहिए या डीएल चाहिए? डीएल DL. तो मैं इसका क्या कर दूंगा? बोलो। एल से स्मॉल एलिमेंट चाहिए तो क्या करूंगा? Differentiation. डिफरेंशिएशन कर देंगे, फाई के रिस्पेक्ट में करना ना। तो डीएल अपॉन डी फाई किसके इक्वल आ जाएगा? ए तो कांस्टेंट है, टेंजेंट फाई का फाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आता है? टेंजेंट थीटा का क्या होता है? डिफरेंशिएशन। ऐसे नहीं चलेगा। टेंजेंट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? DL by सीकेंट स्क्वायर थीटा। क्या होता है? Secant square theta. टेंजेंट फाई का क्या हो जाएगा? सीकेंट स्क्वायर Here phi. फाई। तो अब यहां से डीएल के इक्वल क्या आ जाएगा बच्चे? ए सीकेंट स्क्वायर फाई। D phi. क्लियर है क्या? Yes sir. Yes, अब sir. मैंने क्या डीएल को भी कन्वर्ट कर दिया क्या डी फाई में? Yes, sir. देखो कैसे, मैंने कहा था एक वेरिएबल बाकी कांस्टेंट। वेरिएबल तो है फाई और जो कांस्टेंट है वो क्या है? ए। A. तो देखो क्या क्या टर्म थी? आई तो कांस्टेंट ही था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी कांस्टेंट था। डीएल, डीएल को कन्वर्ट कर दिया क्या? ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। अच्छा, साइन थीटा को कन्वर्ट कर दिया क्या? Yes sir.
क्या आया था साइन थीटा की जगह, बताओ? cos phi. cos फाई। क्या आर को कन्वर्ट कर दिया क्या? Yes sir. Yes sir. a अपॉन cos फाई। अब बस वैल्यू पुट करनी है, मेरा आंसर आ जाए। आ जाएगा। बट यहाँ तक पहले बताओ किसी को दिक्कत है? कल सोल्व करेंगे इसको। कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा जहां पे अब छोड़ा है। मैंने वेरिएबल्स को चेंज कर दिया, साइन थीटा को, आर को, और फाई में ही क्यों किया मैंने तुम्हें बता दिया। बाकी सब में भी कर सकते हैं। आंसर 100% आएगा। जिस क्वेश्चन में मेरे को लेंथ ऑफ वायर गिवन है, तुम डीएल में सोल्व कर देना, 100% आंसर है। ठीक है? Yes, Yes sir. sir. अच्छा, अब क्वेश्चन में देखो, जो कोस फाई की वैल्यू है वही किसकी है? साइन Sin Theta. theta. लास्ट में मैं कोस फाई को साइन थीटा में, यानी जो फाई का आंसर आया उसको मैं थीटा में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ चाहूँ तो। मैं दिखा भी दूंगा लास्ट में। लेकिन अभी तक जिसको डाउट है वो मेरे से पूछे, इससे आगे हम कल करेंगे। किसी को एक पार्ट में हल्का सा भी कोई डाउट है अभी पूछ ले, क्योंकि कल मैं सिर्फ कैलकुलेट करूंगा इसको। कल मैं ये नहीं बताऊंगा कि साइन थीटा की जगह कोस फाई कैसे आया, आर की जगह a बाय कोस फाई कैसे आया। कल मैं नहीं बताने वाला ये। तो जिसको पूछना है अभी पूछे। क्लियर है सबको? Yes. sir. Yes sir. कोई डाउट नहीं है? पक्का? No sir. कल का होमवर्क पता है ना? एक तो वो जो होमवर्क मैंने दिया है करंट कैरिंग के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड वाली बात, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं Electric बनती? field. हाँ। और दूसरा होमवर्क है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने फॉर्मूले तुमने पढ़े हैं, किसके? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने फॉर्मूले पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वायर की वजह से, शेल की वजह से, सब की वजह से निकाल के याद कर। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes sir. अब जा सकते हो बच्चे। किसी को कोई डाउट है तो रुक जाओ। बाय सर। गुड नाइट Good night, बच्चे। sir. गुड नाइट, गुड नाइट। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? किसी का कोई डाउट नहीं है तो कर दें? यस सर।